हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन स्पॉट स्पॉन्सर्ड बाय पिनाकल क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। आज उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है कि a current of 5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. मैंने कल बोला था आप लोगों को कि जब भी आप लोगों को फॉर्मूला देगा, क्वेश्चन देगा, तो आपको या तो Q निकालने देगा या तो N निकालने देगा। अब तो टाइम और करंट के साथ यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग कल एक फॉर्मूला पढ़े थे Q इज इक्वल टू IT या I इक्वल टू Q बाई T। ये फॉर्मूला यूज करके आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर का करंट फिलामेंट से फ्लो हो रहा है 10 मिनट्स के लिए, तो उसमें क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो आपको I का वैल्यू गिवन है, आपको I का वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर और टाइम इज गिवन इज 10 मिनट। टाइम गिवन है 10 मिनट। अब ये करंट जो रहा है इतने मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, तो आपसे पूछा है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े थे I इज इक्वल टू Q बाय T। देन यहां से चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। I का वैल्यू इज गिवन 0.5 और टाइम आप लोग को मालूम है कि SI यूनिट में रखना है, या मिनट में दिया हुआ है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? SI में। तो 10 इंटू क्या करेंगे? 60 करेंगे, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। ओके, अब इस 600 सेकेंड को यहाँ हम लोग पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 300 कूलम। एक इजी सा क्वेश्चन था, आपको ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये सब जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन। तो मैंने इसका डेफिनेशन आपको बताया था कि करंट का डेफिनेशन क्या है। तो करंट का डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट इसका मैंने बताया था एम्पीयर एंड इट इज डिनोटेड बाय I। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे कि यूनिट ऑफ करंट कैसे डिफाइन करेंगे। तो मीनिंग है कि यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? 1 एम्पीयर होता है। ओके, तो 1 एम्पीयर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 कूलम बाय 1 सेकंड। ये फार्मूला बेस पे आप लोगों को फार्मूला मालूम है I इज इक्वल टू Q बाय T। किसी का अगर आपको यूनिट डिफाइन करने दिया जाता है तो उसके फार्मूला बेस पे आप क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। टाइम 1 सेकंड ले लिए और चार्ज को क्या ले लिए? 1 कूलम। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा? व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकंड देन करंट ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पीयर। ओके, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो मैंने ये भी बताया था कल कि आपको फार्मूला देगा तो आपको टोटल चार्ज दे देगा और इलेक्ट्रॉन निकालने बोल देगा, या चार्ज इलेक्ट्रॉन गिवन करके आपको चार्ज फाइंड करने दे सकता है। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कितना है उस कंडक्टर का? 1 कूलम। आपको क्या फाइंड करना है? N। मैंने कल एक फार्मूला बताया था N से रिलेटेड Q इज इक्वल टू Ne। ये तो सबको मालूम है। तो N निकालना है आपको, N फाइंड करना है, तो हो जाएगा Q बाय E। अब Q का वैल्यू क्या है? 1 कूलम और E का वैल्यू है, आप लोग को याद होना चाहिए, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 कूलम जब चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर से क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। ओके, आज हम लोग का टॉपिक है, नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? देखो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले पोटेंशियल के लिए कि पोटेंशियल है क्या। तो देखो एक बाथटब लेते हैं, एक टब लेते हैं या एक बीकर लेते हैं, ठीक है। तो इस टब में क्या करते हैं, यहां तक हम लोग वाटर फ्लो करा देंगे। इसमें क्या है? इतना वाटर भरा हुआ है, ये टब A लेते हैं, ठीक है। और एक टब लेते हैं B, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं? उसमें थोड़ा कम वाटर डालते हैं, ठीक है। अगर दोनों को अटैच कर दे, दोनों को अटैच कर दे तो आपको पता है क्या होगा? यहां का जो वाटर है, A का जो वाटर है वो B की तरफ क्या होगा? फ्लो करने लगेगा। मतलब एक फोर्स लग जाएगा जो इसको इस वाटर को क्या करेगा? इसमें फ्लो करा देगा जब तक कि दोनों एक ही
साइज पे नहीं आ जाए, दोनों में एक ही तरह का वाटर फुलफिल नहीं हो जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आ जाए। बस पोटेंशियल मेरा यही है, ठीक है। पोटेंशियल मेरा क्या है कि पोटेंशियल इसी तरह वर्क करता है, ठीक है। पोटेंशियल चार्ज को फ्लो कराने में क्या करता है, हेल्प करता है कि चार्ज किस तरफ किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये तो हम सीख चुके थे कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब रीजन क्या है करंट में को फ्लो होने का, तो रीजन है उसका पोटेंशियल। क्या है, पोटेंशियल। अब इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लेते हैं, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लेते हैं, देखो कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ठीक है। अब यहां से इस एरिया के अलावा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम एरिया होता है जहां कोई चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अब यहां पे कोई चार्ज आएगा तो इसको क्या करेगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसके इस फील्ड के अलावा ये जो आप रीजन देख रहे हैं इसके लिए इंफिनिटी हो जाएगा, ओके। इस चार्ज के लिए जो बाकी रीजन है आप लोग यहाँ देख रहे हो, ये सब जो रीजन है, ये सब पूरा बोर्ड, ये सब रीजन इसके लिए इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये इस फील्ड को मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या फील्ड है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या होता है, जब किसी चार्ज को हम क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, एक पॉजिटिव 1 चार्ज मैंने लिया और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का कोशिश किया, तो जनरली बात है कि ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और बाहर ठेलेगा। आप बाहर ठेलेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको चाहिएगा कि इसको आप फोर्स लगा करके इसमें हमको लाना होगा। हम लोग जैसे मैग्नेट को, दो मैग्नेट को सटाने की कोशिश करते थे तो दोनों सेम पोल कभी चिपकता था नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते थे, दोनों को जबरदस्ती सटाने का कोशिश करते थे। तो बस यही हो रहा है कि +1 चार्ज को हम लोग यहाँ लाने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये लाने का कोशिश कर रहे हैं तो वर्क तो होगा ही, है ना। तो वर्क करने का मतलब आप एनर्जी तो लगा ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगाते हैं उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें पोटेंशियल डिफरेंस का, अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हम लोग क्या ले सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का हम डेफिनेशन ले सकते हैं कि 1 + 1 कूलम चार्ज को या +1 चार्ज को, ठीक है, +1 चार्ज को इंफिनिटी से, कहां से, इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला दिए ना, कहां ला दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको करने के लिए जितना वर्क लगेगा ना, वही मेरा क्या होगा, जितना वर्क लगेगा वही मेरा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम P से शो करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा, सॉरी, उस फील्ड का क्या होगा, पोटेंशियल होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, आप ये +1 को उठाकर अगर इस पॉइंट पे लेते आ गए तो इस जगह का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, +1 वोल्ट, ठीक है। अगर इसमें वर्क कितना लगेगा, 1 जूल लगता है, ठीक है। क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि पॉजिटिव 1 चार्ज को इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो जो वर्क होगा वही क्या होगा, मेरा पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। देखो एक्चुअली पोटेंशियल जो डिफाइंड है ना, पोटेंशियल जो डिफाइंड है पोटेंशियल डिफरेंस का ही पे डेफिनेशन पे डिफाइंड है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डिफाइन करता है इसको, पोटेंशियल यूनिकली डिफाइंड नहीं है। असल में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से ही पोटेंशियल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नॉर्मल सा डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा पोटेंशियल का डेफिनेशन। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है ना बड़ा, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट मैं ए ले लेता हूं, एक पॉइंट मैं बी ले लेता हूं, ठीक है। एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। अब मैं क्या किया, एक +1 जो है ना A to B लेके गए, +1 चार्ज को कहां से लेके गए, A to B। देखो ये किस चीज फील्ड में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हो रहा है, इंफिनिटी से हम लोग नहीं ला रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 चार्ज को A to B लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग चार्ज को लेके जाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो वही क्या कहलाता है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है उन दोनों पॉइंट का, ठीक है।
अगर इसको डेफिनेशन फॉर्म में बोले तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस पॉइंट्स। ओके, इस तरह करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अब आता है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ओके, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर हम वोल्ट को डिफाइन करें तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड, सॉरी 1 जूल, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। ओके, इस तरह करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड पे, फॉर्मूला में V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है। ओके, अगर आपको दो पॉइंट के लिए लेना है तो VAB कर दो और WAB, मतलब दो पॉइंट के बीच वर्क हो तो VAB इक्वल टू WAB। सिर्फ पोटेंशियल निकालना हो तो जनरली हम लोग V इक्वल टू क्या करेंगे, W बाय Q कर देंगे। ठीक है, और दो पॉइंट का है तो ये A और B पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब आपको क्लियर है कि दो पॉइंट आए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका मतलब आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, और सिर्फ 1 पॉइंट दिया हुआ है और वर्क डन दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको क्या निकल रहा है, वो पोटेंशियल निकल रहा है। इसका क्लियर। अगर हम लोग ग्राफ इसको देखें कि फिगर आउट करें कि इलेक्ट्रिकल में कैसे यूज करते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी में इसको कैसे यूज करते हैं। देखो इसका क्या है, ये देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमेशा 0 वोल्ट लेते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल में मैंने माना कि प्लस 10 वोल्ट है। ठीक है, तो अभी आपने ब्रेकर वाला एग्जांपल देखा था कि हाई पोटेंशियल रहता है और लो कहीं पे पोटेंशियल है, मतलब लो पानी है, तो क्या होता है, हाई टू लो में वाटर जाने लगता है। तो यहाँ देख लो कि 0 वोल्ट है और ये प्लस 10 वोल्ट है, तो जनरली बात है कि वाटर कहाँ से जाएगा, A टू B फ्लो होने लगेगा, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, पोटेंशियल हाई और लो होने के कारण करंट क्या होता है, हाई टू लो में फ्लो होने लगता है। ओके, यहाँ मान लो प्लस 2 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। अगर हम लोग माइनस में ले ले कि यहाँ माइनस वोल्ट ले ले और यहाँ प्लस वोल्ट ले ले, ठीक है, तो माइनस हमेशा छोटा होता है प्लस से, तो प्लस से माइनस की तरफ ही फ्लो करेगा चार्ज। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही एक रीजन है जिसके चलते करंट फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, किसी भी मेटल या नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है। अब ये प्रॉपर्टी है क्या, तो प्रॉपर्टी है अपोज करना। प्रॉपर्टी क्या है, अपोज करना। मतलब ये क्या करेगा, जब भी चार्ज फ्लो करेगा या करंट फ्लो करेगा, कहने का मतलब, तो ये क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा उसको। रेसिस्टेंस का वर्ड से पता चला, रेसिस्ट करना, रोकना। ठीक है, तो ये जनरली कंडक्टर में पहले से ही होता है। ये प्रॉपर्टीज चाहे कितना भी सुपर कंडक्टर हो, उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस वो लगाएगा ही। ठीक है, वो क्या है, उसका जनरल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, मान लो आप लोग वुड लेते हो, तो वुड क्या है, वुड मेरा तो आप लोग समझ लो ना मेटल है, वो ना उसमें नॉन मेटल से बना हुआ, कार्बन से उसमें, है ना, और बहुत सारा उसमें क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स मिला हुआ है। तो वुड हम लोग समझते हैं कि उससे इलेक्ट्रिकल पास नहीं करता, करंट पास नहीं करता। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। उसका रेजिस्टेंस क्या है मेरा, हाई है। उसी तरह अगर हम लोग बोले कि मान लो पेपर ले लेते हैं, आपने पेपर ले लिया, तो पेपर में क्या होगा, आपने पेपर ले लिया, पेपर से भी करंट पास नहीं करता है, तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या है मेरा, हाई है। उसी तरह मैंने अब ले लिया कि अब हम सोचते हैं कि हम दूसरा कोई चीज लेते हैं, जैसे आप लोग ले लो एल्युमिनियम ले लिया या मैग्नीशियम ले लिया, गोल्ड ले लिया, आपने ले लिया गोल्ड। अब गोल्ड में क्या होगा, तो गोल्ड जो है मेरा, गोल्ड मेरा मेटल है, और मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। ओके, तो अब आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइंड होगा, तो रेजिस्टेंस डिफाइंड होगा the property of a conductor by virtue it opposes the flow of current through it. Okay, फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए, the property of a conductor by virtue it opposes the flow of current through it. ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है। it is denoted by R, इसको हम लोग शो करते हैं R से। R इक्वल टू होता है V by I, R इक्वल टू होता है V by I, यानी R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय
करंट। इसको इस फॉर्मूला को हम लोग आगे जाके अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप याद रखिए कि रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्ट बाय एम्पियर, यानी रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करेंगे तो ये वोल्ट बाय एम्पियर से डिफाइन होगा। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है ओम। इसका यूनिट क्या लेते हैं, ओम, ठीक है। तो ओम इसका यूनिट हो गया ऐसा यूनिट, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, R इज इक्वल टू V बाय I, ठीक है। अगर आप लोग डिफाइन करें कि 1 ओम कितना होगा, तो 1 ओम डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि 1 ओम इज द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इस तरह करके आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसमें अगर आप लोग न्यूमेरिकल भी आएगा ना, तो इजी न्यूमेरिकल आता है, बस आपको ये यूज कर लेना है, ठीक है। और 1 ओम डिफाइन करने आपको एग्जाम में जनरली नहीं देता है। जनरली 1 कूलम, 1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी 1 वोल्ट 1 एम्पियर, ये सब आपको डिफाइन करने देता है, ठीक है। अब अगर हम लोग डिवाइस की बात करें, डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवाइस लेता है, मतलब जिस डिवाइस से मेजर होता है, उसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ऑफ अ सर्किट, मतलब किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। मैंने कल पिछले क्लास में बताया था एमीटर के बारे में। तो एमीटर आप लोग जानते हैं क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। उसी तरह वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। अब वोल्ट मीटर को जो हम लोग जोड़ते हैं, कनेक्शन करते हैं सर्किट के साथ, वो करते हैं पैरेलल। कैसे करते हैं, पैरेलल। ओके, इसको सर्किट में पैरेलल जोड़ा जाता है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है काफी हाई होता है, टेंड्स टू इंफिनिटी। मैंने कल बताया था कि टेंड्स टू, एमीटर जो होता है वो टेंड्स टू 0 होता है उसका रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। अगर हम इसको थोड़ा फिगर आउट करें, बनाए, अगर हम शो करें, तो रेजिस्टेंस को आप पहले बता देता हूं, रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं फिगर में। तो रेजिस्टेंस जब भी रहेगा अगर आप लोग सर्किट में, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। अगर मैं सभी को लेके, वोल्ट मीटर, एमीटर को लेके एक सर्किट डायग्राम दूं, तो ये देखिए सर्किट डायग्राम, ये सेल को दिखाता है। ओके, उसके बाद क्या लेते हैं, उसके बाद आप एमीटर ले लो, उसके बाद एक रेजिस्टेंस ऐड कर दो, और उसके बाद इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, और वोल्ट मीटर को आप यहाँ कनेक्टेड कर दो। देखो आप लोग देख रहे हो कि वोल्ट मीटर पैरेलल चला गया, और जो एमीटर है वो आपका सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड हुआ है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, मतलब टेंड्स टू 0, लगभग 0 होता है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, यानी इंफिनिटी होता है। क्लियर, ओके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंबल्स। अभी जस्ट मैंने सिंबल्स की बात की थी कि रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं आप लोगों को। तो सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल देखो, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है, ठीक है। अगर आप इसको कनेक्टेड करोगे, बहुत सारा अगर सेल लगा हुआ है, तो एक बड़ी लाइन लो, छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, इस तरह करके क्या लगा हुआ है, ये बैटरी को शो करता है। सेल कैसे शो करता है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, ये क्या हुआ, एक सेल हो गया। यहाँ कितना सेल लगा हुआ है, तो यहाँ 3 सेल लगा हुआ है। यहाँ कितना सेल है, तो एक ही सेल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी बोलते हैं, और जनरली 1 सेल जो आप लोग टॉर्च वॉर्च में लगता है सिंगल, वो सेल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है प्लग की। प्लग की मतलब स्विच। देखो इस, अगर आपको इस तरह करके कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, इसका मतलब है स्विच ऑफ है। स्विच क्या है, ऑफ, मतलब आपका फैन, टीवी कुछ नहीं चल रहा है। अगर आपका ऐसे दिया हुआ है फिगर में ये है, तो इसका मतलब है स्विच ऑन है। स्विच जो है ऑन स्टेट में, मतलब आपका फैन वैन आप चल रहा है, ठीक है। हम लोग जनरली स्विच ऑन करते हैं तो इसका मतलब ये है, स्विच ऑफ करते हैं तो इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पर कनेक्शन हो रहा है और हम लोग को ज्वाइंट वायर चाहिए, मतलब कि कहीं से ज्वाइंट वायर दी है, मान लो आप लोग घर में सर्किट जा रहा है, आप ज्वाइंट करके आप सब जगह लाइट दे रहे हैं, तो उसमें कैसे ज्वाइंट वायर को शो करते हैं, तो ज्वाइंट वायर को हम लोग इस तरह से करके शो करते हैं, ठीक है। ये ज्वाइंट वायर का सिंबल है। उसके बाद क्रॉसिंग वायर, मतलब आप कोई वायर लेके जा रहे हो, ज्वाइंट नहीं करना है, क्रॉस कराना है, वो वायर क्रॉस हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरह करके दिखाते हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्रॉसिंग वायर, मतलब आपको सिंबल कहीं पर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वायर वहां से क्रॉस किया है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जनरली इस तरह करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है रेसिस्टर। आप लोग को जा सकता है रेसिस्टेंस कैसे शो करते हैं, रेसिस्टेंस को हम लोग इस तरह करके शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेरिएबल रेसिस्टेंस।
वेरिएबल रेजिस्टेंस वो होता है जिसका वैल्यू बाद हम लोग अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे कर दो और फिगर आउट ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। या और दूसरा इसको अगर शो करना है तो इस तरह करके यहाँ पर इस तरह कर, तो ये क्या करता है, ये दोनों शो करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस को। उसके बाद एमीटर, एमीटर को तो मैंने जस्ट बताया कि एमीटर किस तरह शो करेंगे, ए लिख करके दोनों बगल वायर निकाल दो, और वोल्ट मीटर कैसे शो करेंगे, वी लिख देंगे और इधर एक जगह प्लस एक जगह माइनस, इधर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। तो ये सिंबल्स आपको याद कर लेना है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कैसे डिफाइन होता है, तो ओम्स लॉ, ओम जो साइंटिस्ट है वो बोले थे कि किसी भी जगह पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग किसी वायर में बढ़ाएंगे, यानी किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो वो क्या होगा, करंट का प्रोपोर्शनल होगा। इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि हम लोग अगर इंक्रीज करते हैं किसको, वोल्टेज को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को, तो क्या होगा, आपका करंट भी इंक्रीज होने लगेगा। तो इसको हम लोग इस तरह करके लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। ये मैथमेटिकली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं ओम्स लॉ को, V प्रोपोर्शनल I। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ तो करंट भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से इनटू करते हैं, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया V इज इक्वल टू I पहले से था और R, यहाँ R क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट हो गया। यही R को अभी जस्ट मैं बताया था, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो प्रॉपर्टी होता है, अपोज करता है, ठीक है। तो V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। कि ओम्स लॉ क्या होता है कि V प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप लोग बोलोगे कि ओम्स लॉ डिफाइन कैसे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन है कि फिजिकल कंडीशंस जो होने चाहिए वो कांस्टेंट होने चाहिए, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर और आप लोग बोलते हैं मॉइस्चर, ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ना, यानी कंडक्टिंग वायर है ना, वो क्या करता है, डिपेंड करता है इन सब चीजों पे, ठीक है। तो आपके लिए फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसलिए जब हम लोग ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करते हुए हम लोग लिख देते हैं, in constant physical condition the potential difference between wire is directly proportional to current flowing through the wire, okay। और मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे, V is equal to IR, okay। नेक्स्ट है, इसको एग्जाम में आप लोगों को देता है कि इसका ग्राफ एग्जाम में आया हुआ है कि ऐसे करके ग्राफ लिख देगा और आपको यहाँ वैल्यू निकालने बोल देगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को क्या कीजिए, आप लोग बुक में वैल्यू दिया होगा, उस वैल्यू को देख लीजिए। क्या करना है, आपको कोई भी वैल्यू लेना है, करंट का कोई वैल्यू ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस का कोई वैल्यू ले लो और उससे रेजिस्टेंस निकाल लो, ओके। ये V बाय I जो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। और जब हम लोग प्लॉट करेंगे ना ग्राफ, इस पर जब आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो आप क्या देखिएगा कि ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है ना, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है ना, क्लियर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और हम लोग करंट का ग्राफ लेने लगेंगे तो ये क्या होगा, हमको दिखेगा जनरली कि ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको क्या शो करता है, ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि V बाय I का रेशियो है, ठीक है। ग्राफ में जो रेशियो होता है ना, y एक्सिस और एक्सिस का, वो डिफाइन करता है बीच वाला जो भी ग्राफ में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट लाइन है, ये क्या है मेरा, कांस्टेंट लाइन है, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, तो आपको बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालते रहना है, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ओके। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैसे किस पे डिपेंड करता है, कौन, रेजिस्टेंस। और जस्ट मैंने बताया कि ओम्स लॉ में फिजिकल कंडीशन मैंने बोला ना कांस्टेंट, इसी वजह से बोला था क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे पहला फैक्टर आपका हो गया, पहला फैक्टर हो गया लेंथ, पहला फैक्टर हो गया लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ आपके क्लास 10 के लिए नहीं, क्लास 11 12 जब आप लोग अपने अगले एग्जाम में जाओगे या आईटी किसी चीज की प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये सब फैक्टर जो होते हैं, बेसिक्स जो होते हैं 9 10 के, वो सब उसमें बहुत जरूरत पड़ते हैं, तो वो भी इसमें जरूरत आपको पड़ेंगे। तो पहला क्या है, लेंथ, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। उसके बाद है
दूसरा जो डिपेंडेंसी है वो है तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एच सेक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, एरिया ऑफ एच सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, थर्ड डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और फोर्थ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। किस पर आप लोग सबसे पहले देखिए कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ पहले देख लेते हैं किस पे डिपेंड करता है। तो पहला डिपेंड करता है लेंथ पर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, तीसरा टेम्परेचर पर और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल पर। अब लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, तो लेंथ पर डिपेंड कैसे करता है उसको हम लोग देखते हैं। देखो लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, तो जो कंडक्टर का लेंथ होता है, रेसिस्टेंस जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर तो मैथ लिख दिए, समझ में तो नहीं आया, उसको देखते हैं क्यों हम प्रोपोर्शनल लिखे। प्रोपोर्शनलिटी आप लोग पढ़े हो कि आमने सामने जो चीज लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है। तो आर प्रोपोर्शनल क्या है, एल है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि लेंथ बढ़ाओगे, वायर का लेंथ बनाओगे तो बस रेसिस्टेंस भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जनरली बात है, आप लोग क्या करो कि अगर छत पे टंकी लगा हुआ है पानी का और आप क्या करो पाइप लगा दो और उसको एकदम दूर तक लेते जाओ, तो जो पानी का फ्लो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। बस वही बात है कि लेंथ बढ़ा दो तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है एरिया ऑफ एक्स सेक्शन या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक्स सेक्शन को हम लोग ए से डिनोट कर देंगे, ठीक है। एक्स सेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, तो वायर मेरे पास अगर ऐसे है तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना पाई आर स्क्वायर, ये जो आप एरिया देख रहे हो पाई आर स्क्वायर, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ एक्स सेक्शन। अगर हम इसको डिनोट करें तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वायर जितना मोटा होगा ना रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, ओके। इसीलिए आप लोग देखते होंगे 11,000 वोल्ट का जो वायर सप्लाई जाया जाता है वो क्या होता है, मोटा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हाई पोटेंशियल रहता है, ठीक है। और हम लोग घर में जनरली छोटा छोटा चीज जो भी चलाते हैं, जैसे मोबाइल में जो सर्किट सब होगा जनरली देखते हो कम वायर होता है क्योंकि ज्यादा वोल्ट नहीं लेता है। तो हाई रेसिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो लेंथ को बढ़ा दीजिए, लो रेसिस्टेंस चाहिए तो वायर को क्या कर दीजिए, मोटा कर दीजिए, यानी उसका थिकनेस को बढ़ा दीजिए। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये मैथमेटिकल है। तीसरा आपका क्या है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी करता है। तो ये जो रेसिस्टेंस है ना वो डायरेक्ट टेम्परेचर पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम फॉर्मूला बेस्ड पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये आपके 12th के सिलेबस में रहेगा, तो हम बस बता देते हैं कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ओके। If we increases the temperature of the conductor, then resistance will also increase and vice versa, okay। ये जनरली बढ़ेगा। तो मतलब अगर आप लोग एल्युमिनियम 30 डिग्री सेल्सियस पे है उसका जो रेसिस्टेंस होगा, और एल्युमिनियम जिस 60 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो रेसिस्टेंस होगा, तो एल्युमिनियम जिस पे 60 होगा वो ज्यादा उसके पास रेसिस्टेंस होगा, 30 डिग्री सेल्सियस वाले से कम रेसिस्टेंस होगा, ओके। तो ये डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और फोर्थ तो आप जानते ही हैं, ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर तो आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस कैसे नेचर पे। तो आप लोग जैसा मटेरियल लीजिएगा वैसा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। अब मान लो आप वायर में आप कहीं पे आप लकड़ी लगा दिए, वुड लगा दिए, तो वुड तो जनरली आप जानते हैं इंसुलेटर होता है, तो उसका रेसिस्टेंस जनरली हाई होगा। आपका सर्किट क्या होगा, सर्किट में ब्रेक वाला हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा सर्किट। उसी तरह अगर हम लोग कोई अच्छा मान लो गोल्ड लगा देते हैं, सिल्वर लगा देते हैं, ये जो गोल्ड और सिल्वर है ना बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ओके। इसीलिए अगर आप लोग गोल्ड या सिल्वर वायर में तो करंट जो होगा, करंट लॉस होगा वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप लोग के नेचर पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, कि मेटल लीजिएगा तो अच्छा आप लोग कंडक्टर होगा, रेसिस्टेंस कम होगा। उसी तरह आप अगर नॉन मेटल्स लीजिएगा तो उसका हाई रेसिस्टेंस होगा, तो क्या होगा, इंसुलेटर्स होगा, ओके। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो एक ओम्स लॉ से एक न्यूमेरिकल यहां पे दिया गया है कि दी
potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt। आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 60 वोल्ट। ओके, उसके बाद है when it draws a current of 4 एम्पियर, मतलब वो जब करंट ड्रॉन करता है कितना 4 एम्पियर। ओके, तो पूछा what current will the heater draw if the potential difference increase to, मतलब पूछा है कि हीटर कितना अब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, उसका करंट कितना वो इंक्रीज करेगा जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करा 120 वोल्ट। मतलब दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास गिवन है वो है 120 वोल्ट। अब चक्कर ये है कि आपको V और I दिया हुआ है और दूसरे में आपको क्या पूछ रहा है कि बताओ कि नया I मतलब न्यू I का वैल्यू क्या होगा। I1 तो गिवन है, न्यू I2 का वैल्यू क्या होगा जब वो हीटर क्या कर रहा है वोल्ट उसमें से हम लोग बढ़ा दे रहे हैं 120 वोल्ट कर रहे हैं। तो देखो एक चीज 120 वोल्ट बढ़ा रहे हैं ना, हीटर तो चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। तो पहले इन दोनों का यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है V by I। तो इट इज गिवन V इज इक्वल टू 60 एंड एम्पियर इज 4, तो हो जाएगा कितना ये 15 ओम। ओके, ओम को डिनोट इस तरह भी कर सकते हैं लोग, ठीक है, ओम को डिनोट इस तरह भी कर सकते हैं, इसको ओमेगा साइन बोलते हैं। ठीक है, ओम को अगर डिनोट करना है आपको ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है, उसको डिनोशन ये होता है ओमेगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब मेरा रेजिस्टेंस निकल गया 15 एम्पियर, अब पोटेंशियल बढ़ाओ या करंट बढ़ाओ उससे रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी कुछ नहीं है। तो मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं 120 वोल्ट तो रेजिस्टेंस को कोई चेंजेस नहीं होगा और वहां से हम लोग क्या करेंगे I का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं, आपको नेक्स्ट में क्या दिया था V2 दिया हुआ था कि 120 वोल्ट कर दिया है। ठीक है, तो पूछा करंट कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिए कि 15 ओम था। ठीक है, तो अब I2 का वैल्यू निकाल लो, I2 क्या होगा, I2 हो जाएगा V2 बाय R। तो V2 है मेरा 120 और ये है 15, तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। ओके, तो इस तरह करके क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 एम्पियर मेरा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह रेसिस्टिविटी में भी हम लोग जा सकते हैं। अब यहाँ तक आपको हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, तो वो है आपका रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है, देखो रेसिस्टिविटी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कि वो मतलब ओरिजिनली यानी नेचुरली यानी शुरू से वो कितना रेजिस्टेंस लगा सकता है। ठीक है, मतलब वो स्टार्टिंग से कितना रेजिस्टेंस लगा सकता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब कैसे रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि R जो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है वो होता है लेंथ का प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब इसको कांस्टेंट को हटाएंगे हम लोग, पहले देखो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा L बाय A, तो R क्या हो जाएगा इक्वल टू रॉ L बाय A। तो यहाँ आप देख रहे हो रॉ L बाय A मेरा एक फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो अब ये यहाँ जो आप रॉ देख रहे हो ना, इसी को ये तो कांस्टेंट हो गया, इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर या रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, मतलब ये मटेरियल क्या क्या हो गया मेरा रेसिस्टिविटी हो गया रॉ L बाय A। ओके, तो ये जो रॉ है ना यही रेसिस्टिविटी है। अब इसको डिफाइन कैसे करें, तो डिफाइन देखो कैसे करते हैं इसको हम लोग, देखो डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ एक फॉर्मूला हम लिए थे R इज इक्वल टू रॉ L बाय A। तो रॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RA बाय L। ठीक है, तो RA बाय L हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए आप L इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 1 मीटर, मतलब वायर का लेंथ में क्या मान रहा हूँ 1 मीटर, एरिया क्या मान रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर। जब आप लोग लेंथ L 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा तो जो रॉ है मेरा वो क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूला बेस में। देखो डिफाइन मैंने किया रॉ इज इक्वल टू R। तो अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन हो जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ओके, अगर बोलेंगे रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं रेसिस्टिविटी को।
अब इसका हम वैल्यू निकाले, रेसिस्टिविटी का मतलब ऐसा यूनिट निकाले, तो रेसिस्टिविटी का यहाँ से ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं ओम, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर, ये कट गया तो क्या बचेगा ओम मीटर। मतलब रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है ओम मीटर। ओके, इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं रेसिस्टिविटी। एक बार यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला बेस पे भी अगर हम लोग याद कर लेते हैं ना इसको, तो एग्जाम में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे कोई भी न्यूमेरिकल दे दे। देखो रेसिस्टिविटी एक तरह का कांस्टेंट है ना, तो रेसिस्टिविटी भी मटेरियल के लिए चेंज नहीं करेगा। आपका किसी तरह का भी मटेरियल अगर किसी तरह का कनेक्शन से जोड़ दे रहे हैं तो ठीक है, मान लो आप कॉपर यूज कर रहे हो, अब उसका रेसिस्टेंस चेंज कर रहा है, ठीक है, आप लोग आई करंट फ्लो करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसका जो रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू है ना वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, चाहे करंट जिस तरह का फ्लो करा दो या उसका रेसिस्टेंस हाई या लो करा दो। ओके, जो रेसिस्टिविटी होता है ना वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी रखता है, ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है मेनली, तो आप लिख देना नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इस पर हम लोग अगर देखें तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मेनली कि मटेरियल किस चीज का बना है, तो रेसिस्टिविटी क्या करता है उसी पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी हम लोग देख लिए कि डेफिनेशन क्या है इसका, कि resistivity is defined as the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, जिसको इस तरह करके शो करते हैं, और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब सबको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखें तो वन न्यूमेरिकल इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मच करंट, अच्छा ये V इक्वल टू IR पे है, तो हाउ मच करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब drawn from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is इतना। आपको ओम दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, यहां से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो यहां से जब आप करंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 220 वोल्ट बाय 1200, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 0.18 एम्पीयर, ये ओम्स लॉ पे ही था। दूसरा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil drawn from source 220 volt if resistance of heater coil is। देखो यहां भी वोल्टेज दिया हुआ है और यहां भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहां से भी आप करंट निकाल सकते हो। I is equal to V by R फॉर्मूला रखेंगे 220 by 100, तो यहां हो जाएगा 2.2 एम्पीयर। ओके, तो इस तरह करके हम लोग ओम्स लॉ यूज करके सिर्फ ये फॉर्मूला पे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक रेसिस्टिविटी वाले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो देखो यहां क्वेश्चन दिया है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। ओके, 1 मीटर लेंथ में उसका जो रेजिस्टेंस है 126 ओम है, और उसका एट 20 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर इज गिवन इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर इज गिवन, d गिवन है 0.3 mm। ओके, और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ था, एक रेजिस्टेंस कितना था 26 ओम। ओके, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट दैट टेंपरेचर, प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। देखो मेरे पास d का वैल्यू यहां डायमीटर दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, आपको निकालने बोला है रॉ। ओके, तो वी नो दैट फार्मूला है मेरे पास r इज इक्वल टू रॉ l बाय a। ओके, तो रॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r a बाय l। और देखो लेंथ भी गिवन है 1 मीटर, लेंथ भी गिवन है कितना 1 मीटर। अगर इस फार्मूला को हम लोग देखें तो वहां से लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज गिवन 26 ओम और लेंथ इज गिवन, सॉरी एरिया निकाल सकते हैं पाई d स्क्वायर, है ना, पाई स्क्वायर होता है तो पाई d स्क्वायर बाय 4 कर देंगे। ओके, और उसके बाद लेंथ है l को कितना गिवन है, l1 गिवन है, l मेरा 1 गिवन है, और यहाँ डायमीटर लिए थे इसीलिए क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1.84 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। तो ये आपका क्या है, एक रेसिस्टिविटी से हम लोग न्यूमेरिकल देखें, ठीक है, कि आपको क्या गिवन था। देखो यहाँ टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में आपको कितना भी टेम्परेचर दे उसको आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको अगर रेसिस्टिविटी दिया है तो क्वेश्चन में टेम्परेचर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए बता सकता है, ठीक है, दे सकता है। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला में देखना है टेम्परेचर डिपेंडेंसी कुछ नहीं है,
तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी का न्यूमेरिकल लॉ सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने बुक में देखिए, कहीं भी कोई भी बुक है, नोट्स में देखिए कि रेसिस्टिविटी का जितना क्वेश्चन है अब आपसे लगने लगेंगे, क्योंकि बहुत इजी फॉर्म में मैंने ये बताया, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से मैंने लिया है कि बहुत सारा जो अभी आप लोग जनरली हम लोग सीखे उसी का एक पीडीएफ फॉर्म है, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो ये सब आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो आप लोग, आशा करता हूं कि ये सब न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हम लोग डिस्कशन लास्ट में करेंगे, जब रिवीजन बैच इसका और निकालेंगे तो हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ने के साथ साथ सब न्यूमेरिकल हम लोग देखते चलेंगे। अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ तो मेरे व्हाट्सएप पे आइए और उसमें आप लोग ग्रुप एडेड है, उस ग्रुप में ऐड हो जाइए और आपको सभी पीडीएफ नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पे आपको मिल जाएंगे। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अरे